गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मिलेनियर सोच के चैनल पे। तो आज हम एक नई बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। सफल टीम कैसे बनाएं, सफलतापूर्वक साथ काम करने के 24 सबक। ये माइकल मैगिन जी की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई टीम अलग अलग योग्यताओं, क्षमताओं, अनुभवों और पृष्ठभूमियों वाले ऐसे लोगों का समूह होती है जो एक साझा लक्ष्य पाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। उनके व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद साझा लक्ष्य उन्हें एक ऐसे सूत्र में पिरोता है जिसे टीम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में सोचना या किसी प्रक्रिया के ढांचे में बदलाव करना कितना मुश्किल है। इन सभी विचारों और बदलावों को अपने दम पर लागू करना तो और भी मुश्किल है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं, फर्क पैदा करती है उन लोगों की विशेषता, अनुभव, ऊर्जा और नजरिया जो उस काम को संभव बनाते हैं। स्मार्ट टीम जानती है कि अलग अलग विचारों से काम कैसे करवाया जाता है। टीम वर्क तैयार करें। बिजनेस की दुनिया में अकेला कौन सफल हो सकता है? संभवतः लियोनार्डो दा विंसी या अल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। उनके लिए महान विचारों या अंतर्दृष्टियों को आकार देना एक दिन का काम है। हम जैसे सामान्य लोगों को ऐसे सहकर्मियों और सहयोगियों की जरूरत होती है जो किसी साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी प्रतिभा, रचनात्मक ऊर्जा, प्रेरकता और सहयोग प्रदान करते हैं। आज के संस्थानों में बेहतर काम करने के लिए टीम वर्क ही एक सफल तरीका रह गया है। सिर्फ अपने बलबूते पे काम करने वाले लोग आज भी निश्चित रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों के साथ मौजूद है और वे अंतर्दृष्टि से भरे निर्णय ले रहे हैं, परंतु अक्सर उनके विचार और निर्णय एक टीम द्वारा लागू किए जाते हैं। आइए अब एक टीम की विशेषज्ञताओं को परिभाषित करें। एक टीम के पास स्पष्ट साझा लक्ष्य होता है जिसे उसका हर सदस्य समझता है और उस पर भरोसा करता है। यह लक्ष्य सेल्स संबंधित नई प्रक्रिया का विकास करने या बिजनेस की विभिन्न इकाइयों में से किसी एक का प्रबंध करना कुछ भी हो सकता है। लक्ष्य कैसा भी हो, उसे हासिल करना ही टीम के अस्तित्व की वजह होती है। टीम की एक और विशेषता यह है कि इसमें लक्ष्य हासिल करने के लिए कई लोग एकजुट होकर काम करते हैं। टीम के सदस्य एक दूसरे की दक्षताओं, नजरियों और प्रयोगों पर निर्भर रहते हैं। इस बारे में जब आप सोचें तो पाएंगे कि एक संस्थान के स्टाफ में ऐसे कई लोग होते हैं जिनके ज्ञान और विशेषज्ञता का स्तर अलग अलग होता है। वित्त विशेषज्ञ, योजनाकार, तकनीकी विशेषज्ञ, सेल्स विशेषज्ञ और बाजार का रुख भांपने वाले, यहाँ तक कि समान कार्य करने वाले दो समूहों को भी अलग अलग प्रतिभाओं वाले लोग होते हैं। जब विभिन्न नजरियों और प्रतिभाओं की यह मिलीजुली शक्ति प्रभावी और समतापूर्ण तरीके से किसी समस्या का सामना करती है, तब बेहतर परिणाम सामने आते हैं। अंततः जब एक टीम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तब उसके सभी सदस्यों को पारिश्रमिक मिलता है, उपलब्धियों में हिस्सेदारी होती है, पुरस्कार वितरित किए जाते हैं और टीम का हर सदस्य जीतता है। टीम की जरूरत क्यों है? अध्ययनों से लगातार यह पता चला है कि व्यक्तिगत कार्यों के बजाय टीम द्वारा लिए गए निर्णयों की गुणवत्ता और रचनात्मकता का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होता है। एक बेहतर टीम तेजी से रचनात्मक, बुद्धिमत्तापूर्ण, निश्चित और अनुकूल परिणाम देती है। मूल बात यह है कि कोई भी अकेला व्यक्ति ऐसे परिणाम नहीं दे सकता। एक साझा लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों को आपस में विचार बांटने की जरूरत होती है। टीम वर्क तैयार करने का एक पक्ष यह है कि सभी सदस्य इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें कि विचार कैसे अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। क्या टीम के सदस्य उन विचारों को सुन और अपना रहे हैं और टीम कैसे काम कर रही है? सफलता पाने के लिए टीम का अपनी कार्यप्रणाली के प्रति सचेत रहना बेहद जरूरी है। जो टीम विश्व स्तरीय बनना चाहती है, उसे ठहर कर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि टीम का हर सदस्य कैसा काम कर रहा है। आत्मनिरीक्षण से ही सुधार आता है। याद रखें, टीम की क्षमताओं को निखारने के कई तरीके हैं। इन तरीके को टीम द्वारा सीखा और अमल में लाया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। सामूहिक प्रयत्नों के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, यही टीम वर्क, कंपनी कार्य, सामाजिक कार्य और सभ्यता कार्य का निर्माण करती है। विंसी लोम्बार्डी। एक ही दिशा में आगे बढ़े, टीम के स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य के बिना टीम उस जहाज की तरह होती है जिसकी कोई मंजिल ही ना हो।
अलंकारिक भाषा में कहें तो ऐसी टीम के तैरने के लिए समुद्र तो होता है, परंतु वह कहीं नहीं पहुंच पाती है। वह अंतहीन बैठकों, असंतोषजनक चर्चाओं और आधे अधूरे मन से किए गए निर्णयों में उलझकर रह जाती है। हर टीम को एक ठोस और स्पष्ट लक्ष्य की जरूरत होती है। यह लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे हासिल करना संभव हो। लक्ष्य बताता है कि टीम को क्या हासिल करना है। लक्ष्य से ही प्रेरणा मिलती है और लक्ष्य ही प्रयासों तथा निर्णयों का आधार होता है। आमतौर पर टीम का लक्ष्य वक्तव्य, टीम गोल स्टेटमेंट, छोटा और प्रेरक होता है। अपने रिटेल स्टोर में ग्राहकों की लाइन छोटी रखें। तीसरी तिमाही तक एक अद्भुत प्रोडक्ट तैयार करें। बजट की प्रक्रिया को तीव्र बनाएं। अपने सबसे अच्छे वितरकों को अधिकतम लाभ और सेवा प्रदान करें। संसाधनों की बर्बादी रोकें। ग्राहक को यह ना लगे कि सेवा में विलंब हो रहा है। अपनी सेवाओं का नए बाजार में विस्तार करें। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने टीम के लक्ष्य वक्तव्य का एक यादगार उदाहरण प्रस्तुत किया था। 1962 में उन्होंने कहा था, मैं मानता हूं कि हमारे देश को यह संकल्प लेना चाहिए कि अगले दशक से पहले हम इंसान को चांद पर पहुंचाएंगे और उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाएंगे। इस वक्तव्य में किसी तरह की शंका नहीं है कि टीम कहां पहुंचना चाहती है और कितने समय में वहां पहुंचेगी। याद रखें, टीम का लक्ष्य हमेशा ऐसा होता है जिसे कोई अकेला व्यक्ति अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए यह टीम का लक्ष्य होता है। चूंकि टीम में बहुत से लोग शामिल होते हैं, इसलिए इस बात की संभावना भी होती है कि टीम के कुछ सदस्य शायद टीम के लक्ष्य का वास्तविक अर्थ न जानते हों। यह एक समस्या है। मान ले किसी टीम का लक्ष्य है ग्राहक विक्रेता संबंधों को बेहतर बनाना। इरादा प्रशंसनीय है, परंतु क्या आपको लगता है कि टीम के हर सदस्य के लिए इस लक्ष्य का एक ही अर्थ होगा? इससे बेहतर लक्ष्य इस तरह बनाया जा सकता है। ग्राहकों की शिकायतों को कम करना, सेवा में विलंब की अवधि को कम करना या संतुष्टि स्तर को बढ़ाना। हर टीम को एक और मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ता है। टीम के सदस्यों को यह विश्वास होना चाहिए कि लक्ष्य सही है और उसे हासिल करना संभव है। अगर लोगों को यह महसूस होगा कि उन्हें कोई असंभव या बहुत कठिन काम करना है, तो टीम भावना का अनुभव हो ही नहीं सकता। और अगर टीम के किसी सदस्य को यह लगे कि टीम का लक्ष्य ही सही नहीं है, तब क्या होगा? मान लीजिए टीम का स्पष्ट लक्ष्य है पुराने ग्राहकों को अतिरिक्त सामान बेचना, परंतु अगर टीम का कोई सदस्य यह सोचे कि ग्राहकों को पहले ही पर्याप्त सामान बेचा जा चुका है और अतिरिक्त सामान बेचने से संबंध बिगड़ेंगे, तब क्या होगा? बेहतर होगा कि टीम अपनी यात्रा शुरू करने से पहले लक्ष्य के बारे में अपने मतभेदों का पता लगाकर उन्हें दूर कर ले। यह सुनिश्चित करें कि लक्ष्य टीम के लिए लाभकारी हो। संक्षिप्त लक्ष्य बनाएं। छोटा, स्पष्ट, कार्य केंद्रित और निश्चित लक्ष्य बनाएं। अगर टीम इसे स्पष्ट से देख नहीं पाएगी तो वह इसे हासिल भी नहीं कर पाएगी। हर सदस्य से पूछे कि लक्ष्य क्या है। सदस्यों के जवाबों से पता चल जाएगा कि वे इस बात को कितना समझ पाए हैं कि टीम के लक्ष्य का परिणाम क्या होना चाहिए। सफलता की संभावना की जांच करें। टीम के पास लक्ष्य पाने की योग्यता, संसाधन और संकल्प प्रचुरता में होने पर ही यह सफल हो सकती है। सिर्फ योजना के द्वारा ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। हमें अपनी योजना में प्रबल विश्वास होना चाहिए और हमें इसके अनुरूप तीव्रता से कार्य करना चाहिए। सफलता पाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पाब्लो पिकासो। अपेक्षा करें कि टीम का प्रत्येक सदस्य जानता हो कि क्या करना है। टीम के सदस्यों की योग्यताएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट करें। टीम का प्रत्येक सदस्य एक खिलाड़ी की तरह होता है जो लक्ष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता है। इसका मतलब है कि टीम के हर सदस्य में टीम भावना होनी ही चाहिए, क्योंकि सदस्यों की भूमिका के आधार पर ही टीम की प्रतिभा आंकी जाती है। टीम के सदस्य लक्ष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए उन्हें यह पता होना चाहिए कि आखिर टीम का लक्ष्य क्या है। इसके साथ ही उन्हें टीम के मूलभूत गुणों की भी जानकारी होनी चाहिए। ये गुण आमतौर पर सदस्य के तकनीकी ज्ञान से कुछ हटकर होते हैं। इन गुणों की जानकारी से टीम की कार्यप्रणाली और अनुभव में काफी फर्क आ सकता है। टीम की नीतियों तथा प्रक्रियाओं यानी टीम के संविधान का विकास, उसका पालन और उसे तय करने का काम उसके सदस्यों पर निर्भर करता है।
टीम के संविधान में वे नियम शामिल होते हैं जिनमें टीम की बैठकों का एजेंडा जैसी बातों के अलावा मुश्किल दौर का सामना करने के तरीके जैसे गंभीर मसलों का जिक्र होता है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि टीम के प्रत्येक सदस्य को इन मूलभूत नियमों की जानकारी हो। टीम के सदस्यों के बीच सहयोग भरा माहौल बनाने की भी जरूरत होती है। एक ऐसा माहौल जहां मजाक उड़ने के डर के बिना बेझिझक अपने विचारों को बताया जा सके, उसका विकल्प तैयार किया जा सके और रचनात्मक चर्चा हो। ये सहयोगी विचार ही टीम वर्क का सार है। टीम वर्क का मतलब खुली और बेबाक बातचीत के मार्फत विचारों का विकास करना है। इसीलिए टीम के सदस्यों को मिलजुल कर प्रत्येक को अवसर देना चाहिए। एक बार विचार सामने आ जाने के बाद अब टीम के सदस्यों को निर्णय तक पहुंचने की राह खोजना होता है। किसी भी टीम में निर्णय लेने का सर्वोत्तम तरीका सर्वसम्मति है। इसका मतलब है कि सारे मुद्दों को स्पष्ट कर देने तक बातें हों। इसके बाद समस्याओं और मतभेदों पर एक साथ नजरिया विकसित किया जाए ताकि परिस्थितियों के अनुरूप बेहतरीन निर्णय लिया जा सके। आखिर में सदस्यों को टीम में पैदा होने वाले आम मतभेदों और असहमतियों से पार पाने में सक्षम होना चाहिए। असहमति को विवाद में बदलने के बजाय उसे एक ऐसे अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए जो मतभेदों को सामने लाने और समस्या के बारे में कई नजरियों से सोचने का मौका देती है। वैसे भी एक ही टीम में वाद विवाद से अंततः किसी की भी जीत नहीं होती है। इस तरह से संविधान, सहयोग, सर्वसम्मति और विवादों का प्रबंधन टीम के वे अनूठे मूलभूत गुण हैं जिनसे टीम के प्रत्येक सदस्य को परिचित होना चाहिए और इन्हें अपनी आदत में ढाल लेना चाहिए। टीम के सदस्यों को इस तरह से तैयार करें। टीम को मूलभूत गुण सिखाएं। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने हिस्से का तकनीकी कार्य करना तो अच्छी तरह जानता है, पर उसमें टीम के मूलभूत गुण विकसित करने की जरूरत होती है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य को आवश्यक मार्गदर्शन और अभ्यास की परिस्थितियां उपलब्ध कराएं। फीडबैक दें। टीम के गुणों को एक रात में सीख पाना असंभव है, इसीलिए टीम के सदस्यों को ये गुण अपनाने के लिए पर्याप्त समय दें। बेहतर होगा कि टीम का हर सदस्य इन गुणों को अपनाने के लिए दूसरों द्वारा किए जा रहे व्यवहारिक प्रयोगों पर नजर रखे और जरूरत के मुताबिक सलाह देकर एक दूसरे की मदद करे। विशेषज्ञ सलाह की जरूरत। टीम के मूलभूत गुणों को किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखा जा सकता है। ऐसे में किसी विशेषज्ञ को अपनी टीम में बैठकों में बुलाएं और उसे निरीक्षण करने तथा प्रत्येक सदस्यों को निजी रूप से सलाह देने को कहे। साथ जुड़ना शुरुआत है, साथ रहना प्रगति है और साथ काम करना सफलता है। हेनरी फोर्ड। काम की शुरुआत सही ढंग से करें। नियम बनाने के लिए समय निकालें। आमतौर पर टीमें अपनी पहली ही बैठक में काम में जुड़ जाती है और यहीं पर वे सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। दरअसल टीम को सबसे पहले वह करना चाहिए जो लक्ष्य पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। बहरहाल हर टीम के लिए सबसे पहले यह निश्चित करना जरूरी होता है कि साथ काम कैसे किया जाए। यह काम तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब टीम नई बनी हो। दिशा निर्देशों तथा संविधान के अभाव में टीम जल्दी ही असहयोग, तर्क, कुतर्क, निरुद्देश्य चर्चाओं या ऐसी ही कसरतों में उलझ सकती है। इस स्थिति में समय भी बेकार खर्च होगा और टीम के हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए टीम को स्वयं का प्रबंधन करने के नियमों की जरूरत पड़ती है। अब हम यह देखें कि ये नियम बनते कैसे हैं। कुछ टीमें शुरुआत से ही अपने लिए नियम बना लेती है। कभी आप किसी स्कूल या स्वशासी समूह में रहे हो तो आपने देखा होगा कि इसमें प्रमुख कमेटी, प्रमुख सचिव आदि होते हैं तथा एजेंडा और मत विभाजन जैसे कायदे भी होते हैं। ये संसदीय नियम और व्यवस्थाएं परंपराओं से स्थापित किए हुए हैं। इसके अलावा रॉबर्ट्स रूल ऑफ ऑर्डर भी इस विषय में जानकारी देने वाला औपचारिक स्रोत है, जिसमें बताया गया है कि समूहों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। किसी कार्य समूह के लिए इस तरह के दिशा निर्देश बहुत कम औपचारिक हो सकते हैं। बहरहाल ये टीम को स्थिरता भी देते हैं। उदाहरण के लिए टीम की बैठकों की संख्या, उपस्थिति के नियम, तैयारी और बातचीत के तरीके आदि तय किए जा सकते हैं। कोई टीम यह नियम भी बना सकती है कि सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहना जरूरी है और अगर कोई सदस्य लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो अगली बैठक में आने से पहले उसे नियमित रूप से उपस्थित रह रहे किसी सदस्य से मिलकर पूरी जानकारी लेनी होगी।
टीम अपने सभी सदस्यों के पास बैठक से पहले एजेंडा भेजने और बाद में परिणामों की रिपोर्ट भेजने का निर्णय भी कर सकती है। कोई टीम किसी सचिव या बैठक की जानकारी नोट करने वाले व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकती है, जो चर्चाओं का पूरा ब्यौरा रखने की जिम्मेदारी निभाए। नियम बनाने के अलावा टीम यह भी तय कर सकती है कि किसी विवादास्पद मुद्दे को समस्या बनने से पहले हल कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए, टीम के लिए बैठक के दौरान पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करने के तरीके पर विचार करना उपयोगी हो सकता है। टीम बैठक में विचारों के आदान प्रदान के स्थान पर व्यापारिक मामलों पर तथ्य आधारित प्रस्तुति के लिए कमेटियां बनाने का निर्णय ले सकती है। टीम यह अपेक्षा भी रख सकती है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रत्येक सदस्य को असहमत होने पर भी समर्थन करना होगा। टीम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी नियम बना सकती है। उदाहरण के लिए, टीम की बैठक में हर सदस्य की भागीदारी, टीम के कार्यों के लिए हर हफ्ते एक निश्चित समय देना, बैठक का स्थान, टीम के लंच के लिए मेनू आदि कुछ भी तय किया जा सकता है। कुल मिलाकर टीम की बेहतरी के लिए कोई भी नियम बनाए जा सकते हैं, परंतु इनका बनाया जाना जरूरी है, क्योंकि नियमों के अभाव में कोई भी प्रगति संदिग्ध हो सकती है। संविधान बनाएं। दुनिया के सभी देशों को चलाने के लिए संविधान है, तो फिर आपकी टीम के लिए क्यों नहीं? संविधान नियमों, नीतियों, सिद्धांतों और जीवन मूल्यों को स्थापित करता है। टीम की शुरुआत में ही नियम बनाएं। सबसे पहले यह सोचें कि आप टीम को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने इन विचारों को नियमों का रूप दें। जीवन मूल्यों के साथ शुरुआत करें। टीम के सदस्यों से पूछें कि वे टीम से किस तरह के अनुभव चाहते हैं और अपेक्षा रखते हैं। सदस्यों के यही विचार वे जीवन मूल्य हैं जिनका इस्तेमाल आप टीम के नियम बनाने में कर सकते हैं। मैंने जितनी भी समस्या सुलझाई है वे नियम बन गई हैं। बाद में ये नियम दूसरी समस्याएं सुलझाने के काम आए हैं। रेने डेस्कार्ट्स। अतीत को भुला दें, भावी समस्याओं से बचें। क्या आप याद कर सकते हैं कि किसी टीम में रहते हुए आपकी उसमें न रहने की इच्छा हुई हो? ऐसा सबके साथ होता है। टीम के सदस्यों को लगता है कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे थे और यदि वे वहां से भाग सकते तो बैठकों में आना बंद कर देते। अफसोस की बात यह है कि इसी तरह की घटनाएं बार बार होती है और आप सोचते हैं कि लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है, आप सीख सकते हैं। जिस तरह की समस्याओं से टीम, खासकर नई टीमों का सामना होता है, उनका अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खबर यह है कि इन समस्याओं से बचा जा सकता है। सामान्य अवरोधों से बचने के लिए यहाँ एक सूची और कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण लोग टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। नई टीम जब कठिन विषयों पर विचार करना शुरू करती है तब इस तरह की समस्या सामने आती है। इससे बचने के लिए टीम बनाते समय ही सोच ले कि इसके कामों या आखिरी फैसलों में कौन प्रभावित होगा। इन लोगों को टीम में पूर्णकालिक सदस्य अथवा सलाहकार के रूप में शुरू से ही जगह दी जानी चाहिए। टीम की बैठकों में अनुशासनहीनता है। टीम के साथ अक्सर यह समस्या देखने में आती है कि सदस्य देर से और बिना तैयारी के आने लगते हैं। वे बातचीत में भाग नहीं लेते हैं तथा दूसरे कामों और गपशप में लगे रहते हैं। समस्याओं की यह सूची बहुत लंबी है। इस समस्या से बचने के लिए सदस्यों से की जाने वाली अपेक्षाओं को पहले ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और नियमों के पालन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। बेहतर होगा कि टीम का संविधान लिखें, इसे छोटा रखें ताकि कोई भी कभी भी इसे देख सके। लंबी, खत्म ना होने वाली चर्चाएं होना। लंबी, असंगत, बेसिर पैर की बातों और कुछ बड़बोलों तक सीमित चर्चाएं किसी भी टीम की भावना को नष्ट कर देती है। इससे बचने का सुझाव है कि एक प्रक्रिया और एजेंडा अपनाया जाए। यह प्रक्रिया पुराने बिजनेस, नए बिजनेस या दूसरे बिजनेस से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा किसी समस्या पर केंद्रित वक्तव्य के साथ शुरुआत कर और अधिक व्यवस्थित तरीके से विकल्पों का परीक्षण किया जा सकता है। वैसे भी निर्णय भविष्य के आकलन और कार्य के भावी परिणाम का अंदाजा लगाकर लिए जाते हैं। अगर आप इस बिंदु पर टीम का ध्यान केंद्रित करेंगे तो चर्चाएं अधिक व्यवस्थित हो सकती है। हावी होने वाले सदस्य। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बैठक में पूरे समय एक या दो सदस्य बोलते रहते हैं। वे बिना रुके बेबाक रूप से विचार व्यक्त करते रहते हैं और टीम प्रमुख के हर संभव प्रयास के बावजूद बातचीत को अपने आसपास ही केंद्रित रखते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों को बातचीत में शामिल होने का अवसर देने के लिए सामान्य नियम अपनाएं, जैसे टेबल के चारों ओर घूमें या लोगों का समूह बनाकर जवाब या समस्या का हल ढूंढने के लिए कहें।
इससे पहले कि जटिल और भावी समस्याएं आपकी टीम को अचरज में डाल दें, इनसे निपटने के लिए ये नुस्खे अपनाएं। सामान्य समस्याओं को पहले ही पहचान लें। यदि इसमें कोई अच्छी खबर है तो वह यह है कि ये समस्याएं जानी पहचानी होती है और इन्हें पहले ही पहचाना जा सकता है। इन समस्याओं के हल होने की उम्मीद करें और अपनी टीम को अनोखी टीम ना माने यदि वह ऐसा कर दिखाए। कार्रवाई करें। इन समस्याओं का हल यह संदेश देता है कि टीम पूरी क्षमता से संगठित और उत्पादक होकर आगे बढ़ना चाहती है, इसीलिए इन समस्याओं को अनसुलझा ना छोड़ें। सचेत रहें। टीम के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इस तरह की समस्याओं को टीम की प्रगति में बाधा ना बनने दे। अगर टीम गलत प्रक्रिया से शुरुआत करती है तो इन समस्याओं का सही हल खोजने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समस्या को अच्छी तरह से समझना उसका आधा समाधान है। जॉन डेवे। टीम को धीरज के साथ साथ अपना ध्यान रखने दें। टीम के संविधान का उपयोग करें। कई टीम मिलकर काम कैसे करना चाहती है, यह वर्णन सिर्फ टीम के संविधान द्वारा ही किया जा सकता है। सामान्यतः एक बुद्धिमान टीम अपनी पहली बैठक का समय संविधान बनाने में बिताती है, जिससे पता चलता है कि टीम के स्वरूप के बारे में सदस्य क्या चाहते हैं। यही नियम काम के दौरान टीम को निर्देशित करते हैं और जब कुछ गलत होने लगेगा तो टीम का मार्गदर्शन देंगे। परंतु टीम संविधान अपेक्षाएं तय करने के लिए सिर्फ एक बार की जाने वाली कवायद नहीं है। टीम के नियमों को एक जीवंत और शक्तिशाली विचार मानना चाहिए, जिनमें सिर्फ तभी बदलाव किया जा सके जब टीम के सदस्यों को लगे कि टीम अपने उद्देश्यों से भटक रही है। कोई टीम अपने संविधान का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? हर बैठक के अंत में टीम के सदस्यों से पूछे कि उनके विचार में टीम कैसा काम कर रही है। यह जानने में 5 मिनट का समय लगाएं कि टीम प्रक्रिया किस तरह काम कर रही है। संविधान को किस मापक पैमाने की तरह इस्तेमाल करें। टीम के लीडर या पदाधिकारी को कूटनीतिक और व्यक्तिगत रूप से टीम के संविधान का लगातार उल्लंघन करने वाले से यह पूछना चाहिए कि क्या वे जानते हैं कि टीम के बाकी सदस्य टीम को कैसे चलाना चाहते हैं। साथ ही टीम के प्रति उन लोगों के समर्पण भाव की गहराई का पता भी लगाना चाहिए। अपनी टीम के संविधान की तुलना दूसरी टीम के संविधान से करें और देखें कि क्या उनमें ऐसे कोई विचार है जिन्हें आप अपना सकते हैं। संकोच ना करें। जब भी आप टीम के नियमों का उल्लंघन होते देखें तो जरूर बोलें। यह याद रखें कि टीम का हर सदस्य इस बात के लिए जिम्मेदार है कि टीम अपने लक्ष्य पाने के लिए अच्छा काम करे और बेहतर प्रदर्शन करे। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब टीम थोड़ी प्रगति कर ले तब टीम की अपेक्षाओं और विचारों पर फिर से ध्यान दें। आप पाएंगे कि कुछ ऐसे नए क्षेत्र बन गए हैं जिनके लिए नियम या स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना जरूरी है। उदाहरण के लिए शुरुआती कुछ बैठकों में टीम को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उपस्थिति भी एक समस्या बन सकती है, परंतु समय के साथ जब टीम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है यह समस्या अचानक सामने आती है। इससे निपटना सीखें। टीम संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाएं। इसके बारे में बात करने में समय लगाएं। टीम का संविधान बताता है कि टीम किस तरह काम करना चाहती है। टीम अपने वास्तविक अनुभवों के संदर्भ में अपनी अपेक्षाओं या संविधान पर जितनी बार विचार करती है, टीम उतनी ही अधिक दक्ष हो जाती है। अगर यह काम ना करे तो इसे बदल डालें। याद रखें, जैसे जैसे टीम अपना काम करती जाती है, नई और अनजान समस्याएं उभरने लगेंगी। यह इस बात का संकेत है कि अब संविधान के नवीनीकरण और पुनरीक्षण का समय आ गया है। दस्तावेज बनाएं। जब संविधान लिखा हुआ होता है तो टीम उसे ज़्यादा गंभीरता से लेती है। टीम संविधान को वॉलेट कार्ड, पोस्टर, स्टिकर या कर्मचारियों के परिचय पत्र के पीछे लगाया जा सकता है। सफलता रोजमर्रा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ सहज अनुशासनों से ज़्यादा नहीं है। जिम रॉन। उम्मीद करें कि नए सदस्य सीख लेंगे। नए साथियों को जानकारी दे। यह स्थिति देखें किस टीम में शामिल हुई नई सदस्य अपने विभाग में एक निर्णय लागू कराने का प्रयास करती है जिस पर उसकी टीम ने संघर्ष किया था। अपने विभाग में इस निर्णय का जिक्र करते हुए वह कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा निर्णय कैसे लिया गया। यह काफी पिछड़ा हुआ निर्णय है। मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि इसे लागू करने का तरीका बदलना पड़ेगा। यहाँ ये क्या हो रहा है? टीम की इस सदस्य ने एक नियम तोड़ा है। हम टीम की बैठक में असहमत हो सकते हैं, पर एक बार निर्णय ले लिए जाने पर सभी को इसका समर्थन करना ही है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जवाब साधारण है, उसे किसी ने भी टीम के नियम नहीं बताए।
आमतौर पे होता यह है कि नए सदस्यों को देखकर सीखना होता है कि टीम कैसे काम करती है। बैठकों में शामिल होकर ही नए सदस्य सीख पाते हैं कि कार्य संचालन किस प्रकार किया जाता है, कौन क्या काम करता है और टीम के सदस्यों के बीच आपसी व्यवहार का तरीका कैसा है। प्रतीक्षा करें और देखें कि यह तरीका नए सदस्यों को कई महत्वपूर्ण बातें सिखा सकता है, पर फिर भी कई बातें अनदेखी और अनकही रह जाती है। वास्तव में नए सदस्यों को यह अलग से समझाए जाने की ज़रूरत है कि टीम कैसे काम करती है, सहमति पर कैसे पहुंचा जाता है, व्यस्ततम समय कौन सा रहता है और क्या कैसे किया जाना चाहिए। इसके अलावा टीम की सभी शर्तों और जीवन मूल्यों को भी समझने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर टीम के कुछ सदस्य अपने संकल्पों पर खरे नहीं उतरते तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक टीम की अपनी एक संस्कृति और ढांचा होता है जो टीम की कार्यप्रणाली को बताता है। एक स्मार्ट टीम नियमों के द्वारा सदस्यों के व्यवहार को परिभाषित कर इस ढांचे को हमेशा सही आकार देने के प्रति सचेत रहती है। वास्तव में टीम के लिए नए सदस्यों को अपनी संस्कृति एवं कार्यप्रणाली से परिचित कराना एक चुनौती की तरह होता है। उस स्थिति में कल्पना कीजिए जब किसी टीम द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के लिए ज़रूरी आंकड़ों और तथ्यों की प्रस्तुति के नियम से अनजान एक नया सदस्य जोश में आकर दूसरों के दृष्टिकोणों और सिद्धांतों को अपनाने में लग जाता है। अब क्या होता है, टीम के अनदेखे संघर्षों और लेट लतीफी में फंसने का खतरा पैदा हो जाता है। टीम के संचालन को प्रभावी बनाने के लिए सचेत रहे कि नए सदस्यों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रत्येक टीम अनूठी होती है और उसके काम करने का अपना तरीका होता है। नए सदस्यों को इसे समझने की ज़रूरत होती है। मूलभूत जानकारी से शुरुआत करें। नए सदस्यों को बताएं कि बैठक का एजेंडा क्या होता है, बैठकों में क्या होता है, सदस्यों से क्या अपेक्षा की जाती है और प्रत्येक तिमाही अथवा साल भर में कार्यचक्र क्या होता है। पहली बैठक के बाद विस्तृत जानकारी दें। टीम के बैठक के बाद टीम लीडर या अनुभवी सदस्य पूरी कार्यवाही की समीक्षा कर सकता है। इस तरह नए सदस्यों को टीम के नियमों के प्रति न केवल जागरूक बनाया जा सकता है बल्कि उसे टीम की राजनीति की समझ भी उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर हमारा मस्तिष्क तैयार है तो सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी।